ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കവരത്തി हिंदी परिपाड़ी। प्रिय श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम में बदले हुए तट की उर्वरता पर सपने बनाती कविता में पारिस्थितिक बोध इस विषय पर तिरुवनंतपुरम एमजी कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर श्रीमती संगीता एम का भाषण सुनिए। मानव प्रकृति का अंग है। सृष्टि के शुरुआती दौर में अक्षत अंजी प्रकृति के बीच आंखें खोलने वाले मानव की पगली दोस्ती हरियाली से हुई तो मानव ने प्रकृति को अपनी प्रेमी और सहेली बनाई, देवता माना, पूजा अर्चना की। फिर मानव विकास की ओर अग्रसर हो गए और प्रकृति को नजरअंदाज किया। जैसे वे पेड़ों तथा जंगलों को काटने लगे, वहाँ से प्रकृति का सर्वनाश। प्रकृति के कवि लीलाधर मंडलोई हिंदी के महान हस्ताक्षर हैं। वर्तमान प्रकृति के स्वरूप पर कवि की उल्लाघना या प्रार्थना है उनकी छुई हुई कविता। जंगल हमारी पाठशाला थी, जहाँ हम माँ के साथ होते और प्रकृति को जानते। माँ हमें अक्सर बताती कि पेड़ पौधों से प्रेम को उनमें मनुष्य शरीर का जीवन है और हम सहज विश्वास न कर पाते। वर्तमान मानव मानसिक रूप में विकलांग है। अपनी स्वार्थता की पूर्ति के लिए सुंदरता बढ़ाने की इच्छा से पेड़ पौधों को विकलांग कर रहे हैं। खनेर और आप कविता इसकी दास्तान है। रोज बा रोज के खून खराबे के बीच आप कैसे जी लेते हैं विकलांग पेड़ पौधों के बीच। अपने सौंदर्य बोध पर इतना गुरूर बरते हुए थोड़ा सा अपराध भाव भी नहीं लगता अपने मन में। कवि में पारिस्थितिक बोध मात्र ही नहीं, समय परिवर्तन के साथ मन के परिवर्तन होना पर कवि का गहन आघात भी है। यह परिवर्तन होना यानी जड़ता हम पर जाल बिछा चुकी है। उक्त कविता में इस परिवर्तन होने को पर्यावरण चेतना के साथ उन्होंने मिलाया है, अतः एक सटीक अनुभव पर अव्यक्त कविता में प्रदान कर रही है। अब कहाँ है वे वन जिनमें फल ही फल होते थे, शहद के चत्ते भरपूर, चीड़ियों की कतारें, कंदमूल और अमलदास की पकी फैलियां होती थी। जैसे ही पानी, वेदों में जल को अन्न से भी बढ़कर माना गया है। हमारी सभ्यता भी नदी के सुंदर मुहानों पर पनपी। जब मनुष्य के जीवन में विज्ञान, औद्योगिकरण, संस्कृति आदि के क्षेत्र पर विकास होने लगा, तब हम नदियों की पवित्रता बोलने लगे। हम इस दुख को कवि रिश्तों की नमी कविता में प्रकट करते हैं। सूख जाती है जिनके मन की नदी, उन्हें बचपन की नदी याद नहीं आती। वे भूल जाते हैं पानी के विस्मय को। पानी का अर्थ उनके वास्ते उसका धुंधला सा भी रह जाता है स्मृति में। भारत के प्रतीक बने नर्मदा नदी की प्रदूषित दुर्गंध फैलने वाली निर्जीव स्थिति से परेशानी होकर बदले हुए तट में कवि कहते हैं, अब एक शीन जलरेखा बची। इसके तट पर मिले इमारतें अब फैक्ट्रियाँ। लोग नर्मदा के बचे कुचे जल में यहाँ अब पानी नहीं पीते, उसमें अपना मलिन मुंह जांघते हैं। किसी देश में पर्यावरण विकरण का प्राथमिक कारण जनसंख्या है, जो प्राकृतिक संस्थानों तथा पर्यावरण को प्रतिकूल से प्रभावित करता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की समस्या उभर आती है। इसलिए लोग अपने आवास के लिए तालाब, सरोवर, झील आदि को भरकर उसके ऊपर फ्लैट जैसे बहुमंजिल इमारतें बनाते हैं। यह बाढ़ जैसे अकालों का कारण बन जाता है। इसका उदाहरण है पिछले साल चेन्नई में हुए बाढ़। कितने लोगों का जीवन खतरे में पड़ा। लेकिन हम लोग इस अवसर में भी प्रकृति को ही अपराधी मानते हैं। मंडलोई जी ने जिसने पहचान लिया में यही भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है कि कहाँ है वह साफ सुथरा जल जो उतरता था इसी मिट्टी से और भर देता था खेत खलिहान। जल स्तर बढ़ता ऊपर को साल दर साल और नदियों के इलाके में बाढ़ का तांडव। इतना ही नहीं, बहुमताब की वृत्ति के कारण से भी प्रकृति में बदलाव हुआ है। वर्षा के अभाव के कारण खेत सूख जाता है। इस स्थिति में भी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रकृति मूल स्रोतों को बेचते हैं, पानी को बोतलों में भरकर बेचते हैं। हम लोग तो उसे गर्व से 20-30 रुपए देकर मांगते हैं। कितनी शोचनीय है हमारी यह स्थिति। इस हालत को कवि के शब्दों में सुनिए। पानी के प्लांट के लिए 300 से 600 फुट के बोरवेल, जहाँ तहाँ शुरू हुआ एक षड्यंत्र। सूख गए कुएं, पोखर, तालाब व नदियाँ, खेत सूख गए, धरती का पानी बंद होने लगा, बोतलों में तिजोरियां खुलने लगी।
हर पल व्यस्त रहने वाले मनुष्य के जीवन में आधुनिकता तथा यंत्रीकरण का असर खूब पड़ा है। गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण हमारे अंतरिक्ष प्रदूषित हो चुका है। इसकी उपज गई बीमारी कार्बन मोनोऑक्साइड कविता इसका प्रमाण है। कहाँ से आती है इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड कि बर्फ पिघलती है समय से पहले, दस्तकते हैं पहाड़ धीरे धीरे खत्म होता है जीवन। प्लास्टिक का इस्तेमाल आजकल सब कहीं फैला हुआ है। घरेलू उपकरण, हम पहनने वाले वस्त्रों से लेकर खाने वाले चीजें तक प्लास्टिक युक्त है। यह संसार तो प्लास्टिक से लिपेट हुआ है। लोग इसे जला देते हैं और निकलने वाली जहरीली गैसें हमारे अंतरिक्ष को प्रदूषित करता है और कैंसर जैसे रोगों का कारण भी होता है। प्लास्टिक की इस अवांछनीय वृत्ति प्राकृतिक स्रोतों के विनाश के कारण बन जाते हैं। पॉलिथीन शीर्षक कविता देखिए। करोड़ों या अरबों कितनी हो सकती है पॉलिथीन की थैलियाँ, कितनी नदियों का दम गुड़ सकता है इन थैलियों में। कवि का कहना है कि पॉलिथीन आज की संस्कृति के सभ्यता का दूसरा नाम है। वैश्वीकरण ने प्रकृति पर अपना जाल फैलाया है। गगनचुंबी मोबाइल टावरों से हर पल करोड़ों से करोड़ संदेश दुनिया भर ले जाता है। इसके बिना मानव की जिंदगी अधूरी है। लेकिन देखिए प्रकृति के जीव जंतुओं की स्थिति, उनको भी मानव के समान अधिकार है प्रकृति में जीने के लिए, पर इससे निकलने वाली विकिरणों के आघात से वे मर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी स्वार्थता के कारण अपनी खेती को कीड़ों से बचाने के लिए एंडोसल्फान जैसे कीड़ानाशक के अत्यधिक प्रयोग करते हैं। इसके फल तो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ता है। प्रकृति का सुंदर वातावरण बिल्कुल बदल रहा है। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन खुश करता है जैसे आकर्षक पंख वाले तितलियों के बारे में रचे हुए कविगण आज उसे मधुर सपनों या सुंदर स्मृतियों के रूप में देख रहे हैं। साथ ही आज उस प्रकृति के अभाव पर दुख भी प्रकट करते हैं। तितलियां कविता में मंडलोई जी कहते हैं, बचपन से अभी तक भूल ना सक वह सुख, और डूबा हूँ अभी तक इतना ही तकता नहीं, पिता के साथ घूमने से आया वह लुत्फ कि वे बताते रहे उनके रंगों का जादू। यह एक लंबी कविता है। इसकी अंतिम में कवि बच्चों से यानी आने वाली पीढ़ियों से अनुरोध करते हैं कि मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगा अकेला, सिवाय प्रेम के क्या है मेरे पास। मैं उनके लिए इस कीमती प्रेम को सौंपना चाहता हूँ बच्चों को। जैसे ही परिंदा, बर्र, घरेलू मक्खी, मोर, तीतर आदि अनेक कविताओं में बदलते प्राकृतिक परिवेश का खुला चित्रण है। इस प्रकार समकालीन कवि लीलाधर मंडलोई की कविताएं बदले हुए तड़की उर्वरता पर सपने बुनाते हुए आगे चलती है। कवि के सपनों को एक और बार सत्य बनाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। मादा के पेट से पैदा होकर जिस भूमि पर हम रहते हैं और जिसका अन्न खाकर तथा अमृत के समान पानी तथा वायु पीकर हम जीते हैं, वह पृथ्वी दया से भरी हो और प्रेम की मूर्ति एवं मादा के समान हो। इस भूमि के लिए हमारा कुछ कर्ज है, इसलिए प्रकृति को हम प्यार करें। प्रकृति खुश है तो हमारे जीवन भी सुख है। इसलिए मानो प्रकृति को खुशी के साथ रखने का उत्तरदायित्व हमारे हाथों में है। कवि के शब्दों से प्रकृति को वंदना करती हूँ। एक हंसी मैं सुन रहा हवा के एवज, एक हंसी मैं सुन रहा फूल के एवज, एक हंसी मैं सुन रहा जल के एवज, एक हंसी मैं सुन रहा ऋतु के एवज, एक हंसी मैं सुन रहा पृथ्वी के एवज, एक हंसी मैं सुन रहा अंतरिक्ष के एवज, और एक जो हंसी गूंज रही बच्चों की निर्द्वंद चतुर्दिक। हुसर जी साथ सावधान, एक अब यह सब आपके एवज। मैं आपकी प्रयोजित से बची हंसी को लड़ाई में शामिल हुआ। बदले हुए तट की उर्वरता पर सपने बनाती कविता में पारिस्थितिक बोध, इस विषय पर तिरुवनंतपुरम एमजी कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर श्रीमती संगीता एम का भाषण अभी तक आप सुन रहे थे। आज का हिंदी कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है।